मैं जर्सी पहन रहा था तो मेरी आँख से आंसू आ रहे थे। 5,000 रुपये लूँगा, वो भी सिर्फ लिखूँगा, फ़ोटो नहीं डालूँगा। मैं बोला भाई एक काम कर, तू वो भी रख ले, मेरी अगर किस्मत होगी और मेरा गेम अच्छा होगा तो इंशाल्लाह एक दिन तू खुद मेरे घर आए। मुझे इंतज़ार है पाकिस्तान से मैच होने का, उनसे होगा, उनको मुझे उनको फाड़ना है, उन्हें हराने नहीं, फाड़ना है उन्हें। कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तहसील पे मैंने 5-5, 6-6 घंटे गर्मी की तपती हुई गर्मी में मैंने प्रैक्टिस की है, लगातार कंटिन्यू बिना पानी पिए। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कि उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊँ। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूँ ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊँ। हमारे साथ आदिल भाई हैं, जो आपको देखने में बड़े दिव्यांग लगते हो या आपकी सोच हो सकती है। हमारे साथ भैया जो है ना वो बेस्ट क्रिकेटर हैं। इनके पास क्रिकेट की हर वो कला है। आप अगर मैं चाहूँगी घुमा कर एक बार स्किल दिखाइए, फील्डर हो, बॉलर हो, जो बोलिए वो हर चीज़ में ये बेस्ट हैं। और जब इनके आसपास के युवाओं से जब बात की जाती है, इनके दोस्तों से जब बात होती है, पड़ोसियों से जब बात होती है, जो युवा भाई हैं वो कहते हैं भैया क्रिकेटर बहुत देखे होंगे पर इनके जैसा नहीं देखे होंगे। तो क्या है ये, इनको जानने और समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और पूरा सिलसिलेवार तरीके से इत्मीनान से समझेंगे। वो एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ, जब आपको इंडिया का यूनिफॉर्म मिला था, आप उसको पहली बार पहने थे, कैसा लग रहा था? बहुत प्राउड फील हो रहा था। और जितने भी मैंने अभी तक टूर्नामेंट या मैचेस खेले, स्टेट लेवल के खेले हैं, बहुत जर्सी मिली, हर चीज़ें, इज्जत शोहरत जो भी हर चीज़ें मिली। लेकिन जब मैं जर्सी पहन रहा था तो मेरी आँख से आंसू आ रहे थे, इस वजह से कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि उसी चीज़ के लिए मैं गया था वहाँ पे। मैं ना कि मुझे अपना गेम, तो वो तो बाद में दिखाना था कि मुझे बाद में अपना गेम दिखाना है, लेकिन जब वो जर्सी मिल रही थी और जर्सी के बाद जो मुझे कैप मिली, उसके लिए एकदम दिल भर आया कि जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो आपको ये भी बता दूँ कि एक वाक़या हुआ था मेरे साथ कि जब मेरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ था भोपाल में, तो एक मीडिया वाला था, नाम नहीं बताऊँगा, नहीं मत बताइए, नहीं, हाँ नाम नहीं बताऊँगा। उसको मैंने बोला था थोड़ा सा मेरा ऐड डालने के लिए कि मतलब मेरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ है भोपाल सीरीज़ में, ये उमंग वेलफेयर सोसाइटी का। तो उसने मुझसे कहा कि 5,000 रुपये लूँगा, वो भी सिर्फ लिखूँगा, फ़ोटो नहीं डालूँगा। मैं बोला भाई एक काम कर, तू वो भी रख ले, मेरी अगर किस्मत होगी और मेरा गेम अच्छा होगा तो इंशाल्लाह एक दिन तू खुद मेरे घर आएगा। उसको मैंने ये बात कही थी। और मैं मुंबई वहाँ पे सूरत में था और कम से कम 2-3 मीडिया वाले मेरे घर पे थे। मैं वहाँ पे था, वहाँ पे मैच खेल रहा था, मेरे घर पे मीडिया वाले थे। अब मैं जब आया तो उसके बाद सभी लोग यहाँ पे आए, हर दिन कोई ना कोई आता है, अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर स्टेट के लिए खेलता या मैं नॉर्मल क्रिकेट खेलता, उसके लिए अगर मेरे घर मीडिया आती तो वो खुशी मुझे नहीं मिलती, लेकिन मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे इंतज़ार है पाकिस्तान से मैच होने का, उनसे होगा, उनको मुझे उनको फाड़ना है, उन्हें हराने नहीं, फाड़ना है उन्हें। ऐसा क्या दुश्मनी है, वो भी एक देश है। देश से मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा खुन्नस है मुझे पाकिस्तान से। क्यों है? बस ऐसे ही दिली खुन्नस है। नहीं वो क्यों है, क्यों है? वो भी एक मुल्क है। पसंद नहीं है मुझे वो लोग। क्यों? बस ऐसे ही मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है। क्या चीज़ पसंद नहीं आती आपको? मुझे वो पाकिस्तानी, मुझे हर टीम अगर जीतती है तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं जीतना चाहिए। पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान नहीं जीतना चाहिए। कब है, कुछ पता है क्या, कब है मैच? पाकिस्तान का मैच अभी तो हम लोग की ईद बाद नेपाल से सीरीज होने वाली है, उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान से दुबई में सीरीज होगी हम लोग की। अच्छा। या एशिया कप में मिलेंगे वो लोग। तो फिर आप तैयारी में हैं? एकदम तैयारी में, एकदम उनसे तो एकदम तैयारी में, जो तैयारी। अच्छा, अभी तो आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया के एक प्लेयर हैं, लेकिन ये सपना आपके दिमाग में कब आया, कब आपको पता चला कि इंडिया के लिए भी मैं खेल सकता हूँ? मतलब उस समय तो इतने संसाधन भी नहीं थे जैसे आज हैं कि आपके पास स्मार्टफोन है हाथ में, मतलब जो मन किया वो सर्च किए, आपके सामने हाजिर, चुटकी बजानी डाटा हाजिर। कब आपको पता चला था कि इंडिया के लिए भी खेला जा सकता है? ये मुझे 2019-2018 में ये बात पता चली, जब एक ये नॉर्मल क्रिकेट में फुल बाउंड्री का एक नाम, बिलरिया का एक दोस्त है हिटलर नाम का,
उसने मुझे बताया कि आदिल व्हीलचेयर क्रिकेट तुम लोग के लिए होता है। मैं बोला कुछ पता है आपको तो थोड़ा जानकारी दो। बोला एक काम करो तुम फेसबुक पे थोड़ा सा ढूंढो। तो मैंने फेसबुक पे वो उनसे बात की तो मतलब ठीक है, एक मिनट रुकती हूँ। जब आपके साथ ये घटना हुई तब कौन सा साल था? ये जब घटना हुई तो उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 1997 ऐसा कुछ होगा। उतने साल से 1997 या 6 जो भी है, तब से लेके आप करीब 2000 तक मेहनत करते रहे और आपको पता भी नहीं था कि ऐसा कोई गेम होता है और ऐसे मैं इंडिया के लिए खेल सकता हूँ। तब वो मोटिवेशन क्या था? तब क्यों खेल रहे थे आप? आज तो मैं समझ रही हूँ कि यूनिफॉर्म का अपना एक अलग ही शौक होता है और जो यूनिफॉर्म पहनना होता है वो जानता है। मैं पहनी हूँ यूनिफॉर्म, मुझे पता है यूनिफॉर्म में कैसा फील होता है। मतलब मैं बता नहीं सकती, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना तो आपको एक अलग तरीके की पावर की अनुभूति होती है, वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन उस बीच का समय बताइए ना, जब आप 3 साल के थे, उसके बाद भी आप मेहनत कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि आप इंडिया के लिए खेल सकते हैं, इंडिया के प्लेयर बन सकते हैं। आप खेल रहे थे, खेले जा रहे हैं, मतलब ऐसे समझिए एक रेस है, आप दौड़े जा रहे हैं। मोटिवेशन उस समय क्या था आपके लिए? मैम सबसे बड़ी बात यह है ना कि इज्जत जो होती है ना सबको रास आती है। और नॉर्मल क्रिकेट खेलते हुए भी मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही थी। लोग जो नहीं जानने वाले थे मुझे, वो लोग आके मुझसे मिलते थे, अच्छा लगता था। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे अच्छी लगती थी और इस वजह से मेरा जो नॉर्मल लोगों के साथ जो क्रिकेट का जो समय था वो बढ़ता चला गया। अब मुझे पता भी नहीं चला कि कब 16-17 साल निकल गए। अच्छा, पता भी नहीं चला कि कब 16-17 साल। अभी ऐसा लगता है कि मैंने कल ही शुरुआत की है। अभी जब कभी सोचता हूँ अभी बहुत खेलना, अभी तो कम से कम 15 साल खेलना है। अच्छा। हाँ, जब तक ये है कि जब तक बॉडी में, जब तक जिसमें जान रहेगी ना, तब तक खेलना है। अच्छा, एक लाइन भी बहुत फेमस है अपने यहाँ कि जब बच्चों का पढ़ने से मन नहीं लगता है तो वो खेलने की तरफ भागते हैं। एक बड़ा अच्छी लाइन है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो वो समय था ना जिस समय हम बढ़ रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे। कैसे समझा पा रहे थे लोगों को कि गेम में भी बहुत कुछ हो सकता है, गेम भी एक बड़ा मौका दिला सकता है? आज तो लोग समझते हैं कि आप किसी भी फील्ड में पारंगत बन जाइए, आप डांसिंग में, सिंगिंग में, किसी भी चीज़ में पारंगत बनिए, आपको नाम, शोहरत, पैसा सब मिलेगा। लेकिन उस समय लोग नहीं समझते थे, उस समय पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था। कैसे समझा रहे थे आप? समझाने का क्या, मेरा पहले से शुरुआत से ही पढ़ाई में कोई ये वो नहीं था, ये इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कैसे भी घींच घाच के ये इस बात को वो क्या बोलते हैं, मोहर भी लगा रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा सा मैंने कैसे भी घींच घाच के 12-12 किया। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, क्रिकेट में ही घुसा। उसके बाद एक इंडियन टीम के कैप्टन, उनसे बात हुई। बात होने के बाद सीधा उन्होंने मना किया, वो भी रूडली तरीके से। कैसे? एकदम गुस्से में, ऐसा लगता बहुत गुस्से में वो बंदा। मना किया उसने कि नहीं, तुम्हें नहीं खिला सकते। उसके बाद यूपी के जो अभी बताया मैंने कि यूपी के जो कैप्टन थे उनसे बात हुई, सिलेक्शन हुआ, आगे के लिए मौका मिला। और दोनों हाथ में इस तरह से मैंने लिया है कि वो लोग, अब तो मुझे पता है कि अब वो लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं ये बार, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आदिल पहले तुम जाना, सबसे पहले काम करना कि अपना पासपोर्ट बनवाना। इसलिए कि मलेशिया, दुबई, ये तमाम टूर्नामेंट बड़े बड़े होने वाले हैं, उसमें तुम्हें जाना है। तो वहाँ से तो बहुत मतलब मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि एक समय ऐसा था कि जब आपको कोई अपनाना नहीं चाहता था, सबको लगता था कि ये इंसान हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, ये इंसान उतना बेहतर नहीं कर सकता जितना एक पैमाना हो सकता है। लेकिन आपने इतनी मेहनत की, अपने आप को इतना निखारा, इतना संवारा कि अब सब चाहते हैं कि आप उनके लिए खेलें। जी, ये तो बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो अगर ये सवाल आपसे करना चाहें या आपसे समझना चाहें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियों को लेके कोस रहे हैं भगवान को कि ऐसा क्यों है मेरी ज़िंदगी में, वैसा क्यों है, उनको आप क्या कहिएगा कि मतलब उनको कैसे समझाइएगा कि चिल करो, मेहनत करो, दिन सबका आता है? कैसे समझाएंगे? एक ही बात बोलूँगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्या बात है? यही बात कहूँगा कि लड़ाई लड़ते रहो, मंजिल तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जो इंसान हार मानता है ना, वो कभी आगे चल के कामयाब नहीं हो पाता। अपने दिल में ठान लिया कि मुझे वो करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसको ऊपर वाला भी उसको पाने में उसकी पूरी मदद करता है। पता है भैया, आपसे मिलने के बाद ना
अभी तक मैंने बहुत सारी नॉवेल्स, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जिसमें लोगों को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी लाइनें लिखी और समझाई और पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब हो ना, लेकिन आप एक तरफा मेहनत करते जाइए, आँख बंद करके मेहनत करते जाइए, अपने किस्मत, अपने भाग्य को छोड़कर बस मेहनत करते जाइए, तो एक ना एक दिन अपनी लकीरों को भी झुकना पड़ता है। जी जी मैम, ये इसमें कोई शक नहीं है। और मेहनत ही सबके लिए बहुत कुछ है। मतलब अगर आप कोई भी इंसान हो, अगर बिना हार माने अगर मेहनत करता है तो वो मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा। और रह गया सवाल, एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं यूपी टीम का वाइस कैप्टन भी हूँ। अच्छा। हाँ, यूपी टीम का वाइस कैप्टन भी हूँ। अगर मेरे जैसा कोई भी खिलाड़ी अगर खेलना चाहता है तो मेरे से जुड़े, मुझसे बात करे, उसको इंशाल्लाह स्टेट लेवल का टिकट मैं दिलाऊँगा। क्या बात। जी। लेकिन मैं सच में अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कोई रिसर्च की बात नहीं है कि परिस्थितियाँ बहुत ख़राब रही होंगी। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि आप पीछे चले आते, कि आप चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, तो आप खेलेंगे कैसे? ये एक बहुत बड़ा कारण था कि आप बैकफुट पर आ सकते थे, आप अपने सपनों को छोड़कर अपनी किस्मत को कोसकर ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा। इतने देर से मैं बात कर ली। मैं ये ऊपर वाले की तरफ से जो शक्ति या ताकत मिलती थी मुझे, मैंने कोशिश सिर्फ की है। बच्चे को कैसे समझ में आ रहा था कि ऊपर वाला ताकत दे रहा है आपको? बस अब अल्लाह जाने, वो तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि उतने दिन की बात है, मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा, कभी कोई बच्चा बुली नहीं किया? कभी कोई बच्चा चिढ़ाया नहीं? कभी कोई बच्चा टांग खींचने की, मजाक उड़ाने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ने तो मेरे गांव वाले ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तहसील पे मैंने 5-5, 6-6 घंटे गर्मी की तपती हुई गर्मी में मैंने प्रैक्टिस की है, लगातार कंटिन्यू बिना पानी पिए 5 से 6 घंटा, 7 घंटा लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करता था। तब आपको पता चल गया था कि ऐसे? हाँ, ये उसके बारे में तब मुझे पता था, तब मैंने वो कोशिश की थी। अच्छा, अब एक और सवाल मेरा रहेगा। सवाल मेरा बहुत रहता है, जो जिससे मैं बात करती हूँ वो परेशान हो जाता है। कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे अब बताइए कि आपको 2014 में पता चला था? नहीं, 2016 में। 2016 में जब आपको पता चला कि हम जैसे लोग भी इंडिया के लिए खेल सकते हैं, हमारे लिए भी क्रिकेट होता है, ये सारी चीज़ें पहली बार आपको पता? ये चीज़ नहीं पता थी कि हम जैसे लोग इंडिया के लिए खेल सकते हैं। ये मुझे पता चला कि हम जैसे लोग स्टेट के लिए खेल सकते हैं। अच्छा, तब इंडिया जैसी चीज़ टीम नहीं थी। अच्छा, इंडिया टीम 2016 में अच्छा थी ही नहीं? हाँ, ठीक। वो मैं इस पे आगे आऊँगी, क्योंकि मैं आपको ये पूरी कहानी बता रहा हूँ कि कैसे ये टीमें बनना शुरू हुई। तो जो हमारे DCCBI के फाउंडर हैं हारून रशीद सर, उन्होंने एक ऐसे दिव्यांग लड़के को बैठकर ज़मीन में खेलते हुए देखा, तो उनका दिल दिमाग में ये चीज़ें आई कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। तो ऐसे ही वो फेसबुक चला रहे थे। आजकल सोशल मीडिया में मैम बहुत ताकत होती है, आपको भी पता है कि सोशल मीडिया से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचता है। जो कि मैं खुद की वीडियो बता रहा हूँ, मेरी लोगों के पेज के ऊपर 10-10 मिलियन वायरल हो रही है। बता रहे थे कि आपकी वीडियोस वायरल हो रही थी। हाँ, मेरी वीडियो अभी अगर बात करूं तो बहुत लोगों के पेज पे वायरल हुई है, किसी के 8-10 मिलियन है, मेरे पेज पे खुद ही 5.9 मिलियन। उसके बाद अभी हाल ही में मेरी 2-3 दिन पहले की एक वीडियो 300 के वो भी हो गई है। अच्छा। 300 के दूसरे की नेशनल स्पोर्ट का एक चैनल है, उसके ऊपर बहुत लोगों के ऊपर वायरल हुई। आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये गेम कैसे आया हम लोगों के सामने? ये जो गेम आया मैं बताता चलूँ आपको। तो एक मोहसिन नाम का लड़का था बांग्लादेश का, उसकी आईडी थी, वो भी पैर से दिव्यांग था। तो हारून रशीद सर ने उसका ऐड देखा, तो उसको हिंदी आती नहीं थी। उन्होंने उससे बातें की, तो उसका भाई था अब्दुल्ला, उसको थोड़ा थोड़ा हिंदी आती थी। तो उन्होंने उससे बातें की, धीरे धीरे थोड़ा सा बातें कुछ समझ में आई। 9वें दिन ये बांग्लादेश पहुँच गए। अच्छा। बांग्लादेश पहुंच के उन्होंने बांग्लादेश की पूरी टीम खड़ी की, कैंप रखा, पूरे प्लेयरों को बुलाया, इधर उधर से उनके डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मतलब प्लेयरों को उनको बुलाया, टीम बनाई। उसके बाद इन्होंने नेपाल की टीम बनाई, नेपाल में आके नेपाल सीरीज रख दी। उसके बाद ये तीनों टीमें नेपाल में खेली, उसमें इंडिया की टीम। कौन सा साल था जब ऐसे गेम मेरे हिसाब 2019 जी 2019 में ये हुआ था। अच्छा, तो आपको 2016 में पता चला कि आप स्टेट के लिए खेल सकते हैं, आप यूपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तब आपको तब जाके पता चला कि ये जो इतने साल के आप मेहनत कर रहे थे, 3 साल का एक बच्चा जो बेवजह ही गेम खेल रहा था, उसको पता भी नहीं है कि इसका कोई अस्तित्व है या नहीं है, इससे घर चल सकता है या नहीं, इससे मेरा जीवन चल सकता है कि नहीं। ठीक है, आदमी को सनक होता है एक एक चीज़ का, आदमी को पैशन होता है गेम का, किसी को पेंटिंग का, किसी को सिंगिंग का, लेकिन घर चलाना और परिवार चलाना भी एक बात है कि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो वो कैसे चलेगा, वो भी एक असमंजस होता है लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन आप एक तरफा मेहनत किए जा रहे थे, आपको पता भी नहीं था ऐसी सारी चीज़ें। 2016 में आपको पहली बार जब पता चला तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आगे जाने का एक मौका मिल गया था। और उस टाइम थोड़ा सा ये इस कहानी को आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि ये इतने साल तक मेहनत कर रहे थे और इन्हें पता भी नहीं था कि इस तरीके का फ्यूचर भी हो सकता है। तो जो बहुत सारे लोग ये बार बार कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे तो लक्ष्य ही नहीं मिल रहा है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा भविष्य मुझे नज़र नहीं आता, तो भाई इनको देख लीजिए, ये कम से कम 18-20 साल ऐसे ही मेहनत करते, इनको पता भी नहीं था कि ये जो मेहनत कर रहे हैं उसका फ्यूचर है या नहीं। लेकिन ये तब भी मेहनत करते रहे और एक दिन पता चला कि स्टेट के लिए, आप यूपी के लिए खेल सकते हैं। जी हाँ, तब आप तो स्टेट मेहनत और ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि बताया मैंने, जब पता चला तो 6 से 7 घंटे रोज़ाना मैं तपती धूप में, गर्मी का मौसम में लगातार प्रैक्टिस करता था। जाके तहसील पे ना कोई लड़का मिलता था तो वहीं कुछ लड़कों को पकड़ लिया करता था, उनसे बॉल डलवाता था, फिर उनको बैटिंग करवाता था, खुद बॉल डालता था, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करता था मैं, और उसका फल आज मिला है। इंडिया टीम का टिकट, इंडिया के लिए भी आप खेल सकते हैं, इंडिया को भी आप, ये मुझे 2018 में पता चला। 2018 में पता चला कि इंडिया की टीम भी बन रही है। तो उस टाइम जब नेपाल का टूर हुआ था तो उस टाइम मुझे स्टेट में कोई मौका नहीं मिला था। पहली बार आपको कहीं से भी पता चला होगा, उड़ते ही खबर आई होगी कि इंडिया के लिए भी इस तरीके का गेम जो है अब खेला जाएगा, इंडिया की एक टीम तैयार होगी, तब तो मतलब आपके ऊपर से आसमान ही गायब हो गया होगा। जी, बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड था कि मतलब अब कैसे भी किसी तरह से इनसे बात करूं कि मुझे मतलब ये बस खेलना है मुझे स्टेट। पहले तो स्टेट का ही टिकट था मुझे कि स्टेट खेलना है। स्टेट खेलने के बाद फिर ये दिल में ललक पैदा हो गई कि अब इंडिया खेलना है। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरी टीम क्या कर रही है, मैंने अपने गेम को एक तरफ रखा, टीम को एक तरफ रखा। बस मुझे ये था कि मुझे अपना परफॉर्मेंस करना है और अपनी टीम को जीत दिलाना है। वही मैंने हमेशा किया है अपनी टीम के लिए, हमेशा किया है और हमेशा करता रहूँगा। पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा भी आप बात कर लीजिएगा ना, लेकिन आप समझ ही नहीं पाइएगा कि इनके पास इतना ताकत आ कहाँ से रहा है, इनको कौन सी असीम शक्ति इतना एनर्जी बूस्टर दे रही है कि इतनी खराब परिस्थितियों में भी इंसान लड़ने के बारे में सोच रहा है। सब कुछ आंख बंद करके, मतलब आदमी सोच ही नहीं रहा है कि फ्यूचर में क्या होना है, जाना है, बस मुझे गेम पसंद है, मैं खेलूंगा चाहे इसका फ्यूचर हो या ना हो। टेंशन नहीं थी भविष्य में क्या होगा? नहीं, टेंशन कोई नहीं। रोटी कौन चलाएगा, इस बात का भी टेंशन कुछ नहीं था। बस ये दिलो दिमाग में बस क्रिकेट। हमेशा खेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। बाद में शादी भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा। तो भाभी के आने से पहले आप इंडिया के लिए खेले कि उनके आने के बाद? उनके आने के बाद बहुत हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके जब मेरी शादी की डेट फिक्स हुई थी तब उस टाइम मैंने मैन ऑफ द सीरीज मुझे मिली। क्या नाम वो, तो उस टाइम कूलर, हीटर, पता नहीं क्या क्या पैसे, बहुत 8-9-10 हज़ार रुपये भी मिले थे। तब नॉर्मल लोगों के साथ खेला था। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था और अभी भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। और इंशाल्लाह बस दुआ यही करूँगा कि आगे आने वाले वक्त में भी अच्छा ही हो और बस मौका मिलता रहे खेलने के लिए। तो आप बेस्ट बॉलर हैं, बेस्ट क्या है मतलब? मैं हर रूप में, चाहे उसमें बताइए ना, बेस्ट बॉलर का, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज, अच्छा, ये सभी मुझे अवार्ड मिल चुके हैं। कोई ऐसा अवार्ड नहीं बचा जो मुझे मिला ना हो। मुझे हर चीज़ के लिए, बेस्ट कीपर के लिए भी अवार्ड मिला, हर चीज़ के लिए। और मुझे एज अ बॉलर के तौर पे यूपी में खिलाया गया था, लेकिन जब देखा गया कि यूपी जो इंडियन टीम है उसमें अच्छे विकेट कीपर नहीं है, तो उन्होंने मुझे विकेट कीपर रख लिया।
जो कि मैं एज अ बॉलर के तौर पे यूपी में खेल रहा था। प्रैक्टिस बॉलर की बॉलर जी, बॉलर और बॉलिंग और बैटिंग, और मैं ओपन बैटिंग भी करता था यूपी की तरफ से। और मेरा हमेशा स्ट्राइक रेट अगर बात करूँ तो सूर्या कुमार का जितना स्ट्राइक रेट उतना स्ट्राइक रेट मेरा 160 प्लस है। 160 प्लस है और मैं उसी की तरह खेलता भी हूँ और मेरे जर्सी का नंबर भी वही है 63। अरे जी। अच्छा, आपको प्लेयर क्रिकेटर कौन से क्रिकेटर सबसे ज़्यादा? क्रिकेटर में अगर माइंड की बात करूं तो धोनी, और खेल के ऊपर अगर बात करूं तो विराट कोहली, और 360 की बात करूं तो सूर्या कुमार। ये 3 क्रिकेटर मुझे बहुत पसंद है। पता है कई बार ऐसा वीडियो होता है जिसकी क्लोजिंग हमें नहीं समझ में आती कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए आपके लिए। मैं जब शुरुआत में आपसे मिली थी तो मुझे पता भी नहीं था कि आपके लिए ओपनिंग क्या करूं, अभी क्लोजिंग भी नहीं समझ में आ रहा है। आप वो किताब हैं जिसको पूरा पढ़ लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि कोई एक पन्ना, कोई एक पैरा, कोई एक किस्सा छूट गया है, वैसे हैं आप। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक इंसान इतने साल मेहनत बिना कोई भविष्य जाने बस किए जा रहा है, मेहनत एक तरफा मेहनत किए जा रहे हैं, इनको पता तक नहीं है कि भविष्य क्या होगी। उसी का ये है ना, वही मेहनत जो है आपको इस काबिल बनाई है। नहीं तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं और फिर उस मदद का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कई बच्चों का भी इस्तेमाल होता है प्लेटफॉर्म जैसी जगहों पर पैसा लेने के लिए। तो ये भी एक तरीका था कि आप अपनी मजबूरी को लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करके अच्छी ज़िंदगी, ठीक ठाक ज़िंदगी जी लेते। एक ये तरीका था। एक ये था कि आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर ये भी बोल सकते थे कि भाई साहब, हम आपसे कम तो नहीं हैं, हाँ हम आपके बराबर नहीं है लेकिन कम नहीं है। ऐसा मैम देख, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, और आप लोग ये बात गौर करिएगा कि चाहे इंसान कोई भी परिस्थिति में हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या बात है, वाह वाह वाह, गजब। ये आग हमेशा से मेरे दिल में थी। और सबसे बड़ी शायरी वायरी कहाँ से सीख ली आपने? ये बस का मैं कमेंटेटर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, हर चीज़ें करता हूँ। अच्छा, सिंगर भी हैं? जी, मेरी बहुत सी वीडियो है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप देखना। बहुत सी चीज़ें मैं करता हूँ। नहीं, थोड़ा सा नहीं, अभी आवाज़ मेरा, हाँ थोड़ा सा। अच्छा, एक दो शायरी अगर और आप अगर सुनाए तो। भैया ना बात बात में पंच मारते हैं, शायरी ऐसे बोलो तो नहीं सुनाएंगे। नहीं तो अभी अगर बात करूँ तो एक बहुत अच्छी शायरी है कि उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ, कि उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊँ, कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊँ। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को, कब तक कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। क्या बात है, ये मतलब सोशल मीडिया पे ये वायरल भी है। ये बहुत कुछ ये शायरी है, अपनी भी खुद की है और कुछ दूसरों की भी है। लेकिन ऐसा होता है कि जब कमेंट्री करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत, हाँ बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे कि आप कमेंट्री भी करते हैं? मैं क्रिकेट के हर फॉर्मेट में आप कुछ किसी चीज़ में आजमा लो, हर चीज़ में एकदम प्रिपेयर हूँ, तैयार हूँ। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भारत के एक भाई से मिलाने आए थे आपको, और इनसे मिलने के बाद बार बार यही कहने का मन करता है ना कि ऐसे लोगों को सिर्फ सलाम आप कह सकते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की औकात नहीं है आपकी, सीधी बात। नमस्ते।